ठीक है, दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। यह है रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन है पहले चैप्टर की। रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशन हमारा सेकंड पार्ट होगा, फंक्शंस हमारा थर्ड पार्ट होगा। इन दोनों से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सेट्स को तो मैं इंटरसेक्ट करना आ गया, यूनियन लेना आ गया, सब्ट्रैक्ट करना आ गया, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो। अब तुम सेट्स को मल्टीप्लाई करना सीखोगे। दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले शुरू करेंगे, अगले दो वीडियोज़ में रिलेशंस और फंक्शंस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब इन्होंने बोला हुआ है कार्टीसियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, कार्टीसियन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी भूल जाओ कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम सेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये कहाँ से आया है इसके जानने के बारे में कोई ज़रूरत, इसको जानने के बारे में उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मान लो तुम्हारे दो सेट्स हैं, एक है ए जो है एप्पल और मैंगो। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक है बी जिसमें है 1, 2 और 3। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अब जब तुम ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो, सेट ए मल्टीप्लाइड बाय सेट बी, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एक नया सेट होता है। ठीक है, और इसके अंदर तुम्हें छोटे छोटे पेयर्स मिल जाएंगे, जिनको ये बोलते हैं, इनकी टेक्निकल टर्म है ऑर्डर्ड पेयर्स। पेयर्स मिल जाएंगे, जिसका इसको मैंने करली ब्रैकेट नहीं बनाया क्योंकि ये सेट नहीं है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो इसका अगर मैं पहला पेयर लिखूं तो वो हो जाएगा, जैसे मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए का पहला एलिमेंट है एप्पल और बी का पहला एलिमेंट है 1। ठीक है, तो ये एक पेयर हो गया। ऐसे और कितने पेयर बनेंगे? अगर मैं एप्पल को इसके दूसरे से मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी दूसरे के साथ लिखूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, तो ये 2 हो जाएगा। एक और पेयर बन सकता है एप्पल और 3। अब एप्पल ख़त्म हो गया तो मैंगो देख सकते हो, मैंगो और 1, मैंगो और 2 और मैंगो और 3। तो तुम्हें ये मिलता है एक नया सेट जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। और मतलब इसका ये है कि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। तो अब ये पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट की तरह काम करता है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, अगर मैं लिखूँ n ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, तो वह 6। और तुम क्योंकि हर एक चीज़ को हर एक से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये एक्चुअली 2 टाइम्स 3 है। 2 आया है एप्पल से और 3 आया है बी से। ठीक है, सॉरी 2 आया है ए से और 3 आया है बी से। तो नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी एक्चुअली होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो अगर तुमसे पूछे कि यार मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक, और एक सेट बी है जिसके अंदर मेरे पास 100 एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 100 तक, और मुझे ए क्रॉस बी करना है, तो उसके कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल? तो तुम देख सकते हो इसके 10 और इसके 100, तो 10 टाइम्स 100 यानी कि 1000 एलिमेंट्स होंगे। तो ये तो n निकालना हो गया, ये अलग चीज़ हो गई। ठीक है, हमें मिलता क्या है? हमें एक सेट मिलता है जिसके अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ऑर्डर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि एप्पल और 1, तुम इसको 1 कॉमा एप्पल नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको तुम रीअरेंज नहीं कर सकते, ये एप्पल कॉमा 1 ही रहेगा। पहली चीज़ आएगी ए से और दूसरी चीज़ आएगी बी से। ठीक है, तो बस ये है प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसी में अगर मैं चेंज कर दूं, अगर मैं ए को सेम एप्पल कॉमा मैंगो लिखूं और बी को 1, 2 और 3, इस बार अगर मैं बी क्रॉस ए करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा अगेन 6 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। मैं सारे लिखूँगा नहीं, बट मैं तुम्हें एक दो लिख के दिखा रहा हूँ। मिलेगा क्या? इस बार पहला एलिमेंट होगा हर पेयर का, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होगा बी से आया हुआ, यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, और दूसरा होगा ए से आया हुआ। तो 1 के लिए एक एप्पल, 1 के लिए एक मैंगो, 2 के लिए एक एप्पल, 2 के लिए एक मैंगो, एप्पल मैंगो एंड सो ऑन। तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स हो गए जो कि खुद ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बी से आया है और दूसरा एलिमेंट ए से आया है। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, तो यह इसमें काम नहीं करता।
2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 होता है नंबर्स के लिए, लेकिन सेट्स के लिए नहीं होता, ठीक है। फिर काम की चीज़, अगर तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर नहीं पता, तुम्हें वेरिएबल्स में दिया हुआ है, तुम बोल रहे हो कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि इसका पहला एलिमेंट, अगर ये 2 और 3 लिखा हुआ है और ये x और y है, और तुम कह रहे हो कि ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब x 2 के बराबर है और y 3 के बराबर है। तुम जब इन दोनों को इक्वेट करते हो तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कहानी है ऑर्डर्ड पेयर्स की। और क्या बताते हैं इसके बारे में? ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, डेफिनेशन बता दी इन्होंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कहीं बता ही देंगे। ओके, रिमार्क्स देख लेते हैं। 2 ordered pairs are equal if and only if the corresponding first element are equal to the second element. First element are equal and the second elements are also equal. अभी वही किया था हमने, 2 और 3 बराबर होगा 2 और 3 के, 2 और 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 और 2, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। फिर क्या बोलते हैं? If there are p elements in A and q elements in B, then there will be pq elements in A cross B या A times B। वही हमने किया था, एक में 2 थे, एप्पल और मैंगो डिस्कस कर चुके हैं हम, ये इसमें मान लेते हैं 5 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B या A टाइम्स B हो जाएगा 2 टाइम्स 5 यानी कि 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। फिर क्या कहता है? इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ईदर A और B इज़ एन इनफाइनाइट सेट देन सो इज़ A क्रॉस B। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारा सेट नेचुरल नंबर्स का मान लेते हैं 1 2 3 4 डा ख़त्म नहीं हो रहा, और दूसरा सेट है सिर्फ एप्पल और मैंगो का, तो जब तुम A टाइम्स B लिखने बैठोगे तो पहले लिखोगे तुम एप्पल 1, फिर एप्पल 2, फिर एप्पल 3, और ये ख़त्म ही नहीं होगा, ये एंडलेस है। तो इसके एलिमेंट्स अगर कोई भी एक इनमें से इन्फाइनाइट है, इसके एलिमेंट्स अगर इन्फाइनाइट है तो A टाइम्स B के एलिमेंट्स भी इन्फाइनाइट हो जाएंगे, तो ख़त्म ही नहीं होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके। सही कह रहा है। फिर क्या बोलते हैं? इफ़ A टाइम्स A, अच्छा कह रहा है कि 3 बार भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 बार नहीं 3 बार भी कर सकते हो। A को खुद से भी कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। A टाइम्स A भी कर सकते हो। A टाइम्स A दिखेगा कैसे वैसे, एक बार देखें। अगर मेरा एक सेट है 1,2 और मुझे इसको खुद से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ 1,2, तो A क्रॉस A दिखेगा कैसे कि एक सेट बनेगा, इसमें 2 टाइम्स 2 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, ठीक है। तो पहला 1 के लिए हमारे पास एक और 1 है, 1 के लिए हमारे पास 2 है, 1 ख़त्म हो गया, 2 के लिए 1 है, फिर 2 के लिए 2 है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी तुम मल्टीप्लाई करते हो, कह रहे हो A क्रॉस A, तो ये क्योंकि एक सेट था तो एक A को हटा देता हूँ मैं। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, तो सेम लॉजिक है। मेरे को मिलेगा एक बड़ा सेट जिसमें पहला एलिमेंट हो जाएगा, अगर मैं इसके 1 से शुरू करूँ तो 1 कॉमा, इसके एलिमेंट्स क्या है 1,1, तो 1,1, दूसरा हो जाएगा 1,2, तीसरा हो जाएगा 1,2,1, मैंने ये वाला थर्ड ले लिया, चौथा हो जाएगा 1,2,2, ऐसे ही 4 और आएंगे 2 के लिए, अभी तो मैंने सिर्फ 1 ख़त्म किया है, ऐसे 4 और आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। क्या कह रहा है ये? A टाइम्स A इज़ इक्वल टू ABC बिलोंग्स टू A, सारे एलिमेंट्स A के उठा लो और इनको अरेंज कर दो इस हिसाब से, हेंस ABC इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अच्छा, 2 के लिए ऑर्डर्ड पेयर और 3 के लिए ऑर्डर्ड, दिस इज़ एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पढ़े थे, वहाँ से ट्रिपलेट आ गया, ट्रिपलेट मतलब 3 का ग्रुप, ठीक है, कूल। और क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल्स। कहता है कि x + 1 y - 2 एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये बराबर है 3,1 के, तो x और y निकालो, ठीक है। अब जिसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, बट जिसको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इसको इसके इक्वेट करेगा और इसको इससे इक्वेट करेगा। x + 1 की वैल्यू 3 है और y - 2 की वैल्यू 1 है, अलग अलग सॉल्व कर लो, x आ गया 2, y आ गया 3, हो गया सॉल्व, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? P दिया हुआ है ABC, एक और क्वेश्चन करते हैं। P दिया हुआ है ABC, ये एक सेट है, Q दिया हुआ है R, ये एक दूसरा सेट है, अच्छा इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। फॉर्म द सेट P क्रॉस Q या P टाइम्स Q एंड Q क्रॉस P, आर दीज 2 प्रोडक्ट्स इक्वल? ऑब्वियसली दीज 2 प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, मतलब अभी तो बात हुई थी कि बराबर नहीं है, तो इन्होंने देख लेते, इन्होंने क्या किया, P टाइम्स Q किया हुआ है इन्होंने AR BR CR, A से शुरू करके
और क्यू टाइम्स पी में इन्होंने आर ए आर पी आर सी किया हुआ है. ये ए आर इज़ नॉट इक्वल टू आर ए. अभी बात हुई थी कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनका ऑर्डर मैटर करता है, पहले क्या आया फिर बाद में क्या आया. तो क्योंकि हर एलिमेंट अलग अलग है तो मैं बोल सकता हूँ कि पी टाइम्स क्यू इज़ नॉट इक्वल टू क्यू टाइम्स पी. ठीक है, ये भी हो गया. फिर क्या है, ए बी और सी अलग अलग साइड दिए हुए हैं. अच्छा, अभी प्रैक्टिस करा रहा है इंटरसेक्शन की. ए दिया हुआ है 1,2,3, तीन एलिमेंट्स है इसमें. 3 को ढंग से लिख लेता हूँ, बी लग रहा है. ठीक है, बी दिया हुआ है 3,4 और सी दिया हुआ है 4,5,6. मुझे निकालना है, एक कर लेते हैं इसमें से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लूँ मैं. बी और सी में इंटरसेक्शन क्या क्या है, 4 कॉमन है, तो ये तो सिर्फ 4 हो गया. और ए क्या है मेरा, 1, 2 और 3. जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक नया सेट मिलेगा जिसमें 1 और 4 होगा, 2 और 4 होगा और 3 और 4 होगा. हो गया. इन्होंने क्या किया हुआ है, बी इंटरसेक्शन से 4 निकाला, मल्टीप्लाई किया 1 4 2 4 3 4. ऐसे तुम बाकी सारे कर लो, बाकी 3 पार्ट्स भी हो जाएंगे. ईजी है. और क्या है इसमें, एक है P जो दिया हुआ है 1,2. अब कह रहा है फॉर्म द सेट P टाइम्स P टाइम्स P, P टाइम्स P टाइम्स P. ओके, मैं लिखूँ क्या पूरा, शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हैं. पहले मुझे बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे. 2 है इसमें, तो P टाइम्स P में 2 टाइम्स 2 हो जाएंगे और P टाइम्स P में 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 हो जाएंगे, यानी कि 8 एलिमेंट्स. पहला एलिमेंट लिखते हैं 1 1 1. दूसरा एलिमेंट लिखते हैं 1 1 2. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, सारे कॉम्बिनेशन होने चाहिए. फिर क्या होगा, 1 2 1, और क्या लिख सकते हैं 1 2 2. फिर आ जाएगा 2 1 1, फिर आ जाएगा 2 1 2, फिर आ जाएगा 2 2 1 और फिर लास्ट में 2 2 2. ये सारे नंबर्स मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए. मेरे को पता है सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो तुम चाहो मैच कर लो इसको. आंसर इसका यहाँ से देख के यहाँ कॉपी पेस्ट करके देख लो, सही आएगा. ठीक है, 8 हो गए. लिखवा रहा है ये बेसिकली. और कभी तुम एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश करो तो तुम्हें पता है कि हाँ मेरा एक छूट गया है. अगर तुम्हें पता है कि टोटल कैसे निकालने हैं, अगर तुम्हारा आंसर 7 आ रहा है तो तुम्हें पता है कि हाँ एक मिसिंग है, तो कौन सा वाला मिसिंग होगा तुम ढूंढ लोगे. फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है शायद, कह रहा है इफ़ आर इज़ अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो एक हमारी जो नंबर लाइन होती थी उसे हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन. ठीक है, इसमें 0 होता था, 1 2 और बीच में सारे पॉइंट्स भी होते हैं. कहीं पर पाई होगा, पाई कितना होता है 3.16, तो यहाँ पर कहीं पाई होगा. ई होता है 2.7, ई भी होगा. माइनस नेगेटिव नंबर्स भी हैं सारे, इन्फिनिटी तक जाता है और ये माइनस इन्फिनिटी जाता है. ठीक है, ये कह रहा है ये सारे नंबर्स को हमने मान लिया ये है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर. ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि आर को बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स. कहता है व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर टाइम्स आर या आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट. अब रिप्रेजेंट का क्या मतलब हुआ, आर टाइम्स आर का क्या मतलब होगा, इसको विजुअली देखने की कोशिश करते हैं. आर टाइम्स आर में क्या आएगा, हमारे पास एक पॉइंट आएगा 0,0, एक पॉइंट आएगा 0,1, 0,1.5, 0, ऐसे सारे नंबर्स आ जाएंगे. ठीक है, ऐसे ही 1,0, 1, इनफैक्ट सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. तुम कुछ भी लिख लो यहाँ पर, 42, -13 और 7.6, -22.35, जो भी तुम इमेजिन कर सकते हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आ सकता है. तो ये बन क्या रहा है, ये सारे पॉइंट्स मिला के क्या बन रहे हैं. तो अगर तुम इससे पहले जाओ, ये जो आर था ये एक लाइन बन रही थी क्योंकि इन्फाइनाइट पॉइंट्स थे और ये कंटिन्यूस थे सारे. ये सारे रियल नंबर्स हैं. अच्छा, कंटिन्यूस तो नहीं बोल सकते इसको, बट पॉइंट इज ये इन्फाइनाइट लाइन थी. ठीक है, अगर तुम आर टाइम्स आर के बारे में बात करो और इसको तुम मैप करने की कोशिश करो, तो एक हो जाएगा एक्स एक्सिस, एक हो जाएगा वाई एक्सिस. एक्स को ले लो पहला कोऑर्डिनेट, वाई को ले लो दूसरा कोऑर्डिनेट, और तुम्हारे पास सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जितने भी पॉइंट्स हम इमेजिन कर सकते हो. ठीक है, और वो सबको अगर तुम ज्वाइन कर दोगे तो तुम्हें एक पूरा प्लेन ही मिल जाएगा. मतलब इस पूरे स्क्रीन पर जितना भी कुछ है सारी चीज़ें आ जाएंगी. तो अगर आर एक लाइन है तो आर टाइम्स आर या आर क्रॉस आर एक प्लेन हो जाएगा. ठीक है, इसलिए इसको शायद कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं. जो एक्स वाई प्लेन होता है हमारा उसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं. शायद कहीं से आया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया है. और अगर तुम आर टाइम्स आर की बात करो तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा 0,0,0, 0,1,2,
पाई कॉमा -3.2 100 कुछ भी डाल दो। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट और एक जेड कोऑर्डिनेट। तो ये तो 3 डायमेंशनल प्लेन हो गया, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया। आर टाइम्स आर को तुम स्पेस बोल सकते हो। तो अगर तुम अपने रूम में बैठे हो तो तुम देख सकते हो कि कोने की कोई नीचे से अगर जहाँ चीटें चल रही होगी तो लाइन होगी बेसिकली, वो जो रूम का कोना होगा ये होगा आर। ठीक है, फर्श को तुम बोल सकते हो आर टाइम्स आर, और इस पूरे रूम को तुम बोल सकते हो, पूरे रूम में जितना भी सब कुछ है क्यूबॉइड जो तुमने बनाया हुआ है, क्यूबॉइड, उसको तुम बोल सकते हो आर टाइम्स आर। वो एक स्पेस हो गया। बट तुम्हारा रूम छोटा है, ये लाइन छोटी है, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये एंडलेस है। तो बेसिकली हाँ, बस इतना ही है, लाइन, प्लेन और स्पेस, एक एक डायमेंशन बढ़ती जा रही है। ये क्या बोल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट आर टाइम्स आर रिप्रेजेंट्स द सेट इतना एक्स कॉमा वाई जिसमें दोनों आ रहे हैं, विच रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। सही है। अच्छा, 2 डायमेंशनल स्पेस, प्लेन को इन्होंने बोला हुआ है 2D स्पेस। ठीक है, वर्ड्स हैं। और आर टाइम्स आर को बोला हुआ इन्होंने 3D स्पेस। तो ये हो जाएगा 3D स्पेस, 2D स्पेस और 3D स्पेस। मेरी लैंग्वेज में लाइन, प्लेन और स्पेस बेटर है। ठीक है, स्पेस लगता है कि हाँ मतलब स्पेशियस है कोई चीज़, तो तुम विजुअलाइज कर पाते हो। और प्लेन लगता है हाँ पेपर जैसा होता है, दिस इज़ अ प्लेन पेपर। बट तुम आइडिया समझ गए तुम्हें करना क्या है। एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट और ये 2 कोऑर्डिनेट्स और यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, कभी लाइफ में 3D जब पढ़ेंगे तब शायद हल्का सा काम आ सकता है विजुलाइज करने के लिए। मतलब इस डिस्कशन से मुझे समझ में आता है, मेरे को तो पहले ये पता लगता है कि हाँ सेट्स कितना कनेक्टेड है सब चीज़ों से। ठीक है, अभी हम रिलेशन फंक्शंस पढ़ेंगे और अभी ये 3D वीडी में भी काम आ रहा है, तो हर चीज़ सेट है इसका मतलब। फिर एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है A क्रॉस B इज, ये तुम्हें दिया हुआ है PQ PR MQ MR। अच्छा, जो तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, इन चारों एलिमेंट्स को तुम ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हो, इसके अंदर वाली चीज़ों को मत छेड़ना। तो P Q को उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, M R को उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेट्स के अंदर के एलिमेंट्स को तो 1 2 और 3 इज सेम एज 1 3 एंड 2 ना, ये तो सेट है ना पूरा। बट इस 1 के अंदर क्या हो रहा है, ये PQ को मैं नहीं छेड़ सकता, QP नहीं कर सकता इसको। तो अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा तो इसको भी मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अबे हैंग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड A एंड B। अच्छा, क्रॉस दिया हुआ है, तुम्हें A और B निकालना है, ये तो इससे ईजी क्या हो सकता है। तो A आएगा, पता लगाने, A के जो एलिमेंट्स होंगे वो पहले एलिमेंट्स होंगे हर ऑर्डर्ड पेयर के। तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, एक है P, इधर भी P है, फिर M और इधर M। तो P और M A में हो गए, और B के एलिमेंट्स हमारे इसके सेकंड एलिमेंट्स बनेंगे ऑर्डर पेयर्स के। तो Q R R Q, यानी कि Q और R। तो A ये हो गया, B ये हो गया, ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार एक्सरसाइज के। वैल्यूज़ दी हुई हैं, फाइंड करो, हो जाएगा। सेट एज 3 एलिमेंट्स एंड इतना है इतना, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लोगे। G दिया हुआ है, H दिया हुआ है, G क्रॉस H क्रॉस J निकाल लोगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, देख लेना, मेरे हिसाब से तो ईजी होंगी। A दिया हुआ है इतना, फाइंड A क्रॉस A। अच्छा, सारे मल्टीप्लाई कर करके लिखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था एग्जाम्पल 4। 6th क्वेश्चन कहता है A क्रॉस B अगर ये है तो A और B निकालो, ये इसके 6th एग्जाम्पल की तरह ही है। फिर है 7th, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है, वेरीफाई करो। ये तो पिछले चैप्टर का क्वेश्चन हो गया ना, इसमें तो कुछ क्रॉस प्रोडक्ट है ही नहीं। तो ठीक है, अच्छा है, इसे इंटरलीव प्रैक्टिस बोलते हैं, स्पेस रेपिटेशन, NCERT खेल रहा है। फिर है 8th, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। ये चीज़ देख लेते हैं, इसके सबसेट्स कितने होंगे। तो अगर A में मान लेते हैं मेरे 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 से लेकर 10 तक। B में मेरे मान लेते हैं 2 एलिमेंट्स हैं, A, क्या नाम है उसका, X और Y। ठीक है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, A क्रॉस B तो सेट बनेगा ना, तो इसमें होंगे 10 टाइम्स 2 यानी कि 20 एलिमेंट्स। अब इसके सबसेट्स कितने होंगे वो तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, उसे बोलते हैं पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट। पावर सेट क्या था, सेट ऑफ सबसेट्स। और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर ऑफ A, दिस वाज इक्वल टू 2 टाइम्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर ऑफ ए क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये तो 10 टाइम्स 2 है ना, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो इस केस में हो जाएगा 2 टाइम्स 20। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ह्यूज, बहुत ज़्यादा सबसेट्स होंगे इसके, क्योंकि मैंने शायद 10 लिया है इसलिए। इनके एग्जांपल में क्या है, ए के 2 हैं, बी के 2 हैं, तो ए क्रॉस बी के 4 हो जाएंगे 2 टाइम्स 2, और सबसेट्स इसके हो जाएंगे 2 की पावर 4 यानी कि 16। ओके, लिस्ट दें। अच्छा ये तो बहुत बोरिंग काम है, ये मत करना, सारे 16 एलिमेंट्स थोड़ी लिखने बैठोगे। ठीक है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इतना, एन ऑफ बी इतना, इफ़ दिस आर इन ए क्रॉस बी फाइंड ए एंड बी। तो अलग अलग करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स अमॉन्ग विच आर फाउंड दिस एंड दिस, फाइंड द सेट एंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो ट्रिक क्वेश्चन लग रहा है मुझे, शायद देख के हो जाएगा, बट नहीं होगा तो बताना। ठीक है, तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करना सीख लिया बेसिकली। घूम फिर के हमें एक और सेट मिलता है, और उस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो इनके क्वेश्चंस ट्राई कर लो, फिर हम रिलेशंस पढ़ेंगे।